स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग इम्तियाज़ अहमद की बुक को पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे मगध का प्रशासन संभाला था और मगध का कैसे विकास हुआ था। तो उसमें हम लोगों ने हर्यक वंश पढ़ा था। अब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसको भारत का मुक्तिदाता भी कहा गया है क्योंकि उसने यूनानियों के प्रभुत्व से यानी यूनानियों से भारत को मुक्ति दिलाई थी। इस वजह से उसे भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त ने मगध पर अधिकार करने के बाद अपने साम्राज्य का यानी मगध पे सबसे पहले उन्होंने अधिकार किया और उसके बाद अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने पश्चिमी भारत में और दक्कन में कर्नाटक के यानी दक्षिणी भारत में कर्नाटक के उत्तरी भाग तक अपनी सत्ता को स्थापित किया और उसके बाद उसके द्वारा विजित क्षेत्रों यानी उसके द्वारा जो जीता हुआ क्षेत्र था स्थल था उसमें सौराष्ट्र, मालवा और दक्कन के प्रदेश शामिल किए गए थे। पश्चिमोत्तर सीमांत में उसने यूनानी सेनानायक सेल्यूकस निकेटर का सामना किया था। तो इसे याद रखना है। और ये मेरा पढ़ा हुआ बुक है तो यहाँ पे कहीं कहीं आपको मार्किंग दिखेगा। मैंने मार्क कर रखा था इसीलिए इसे इग्नोर कीजिएगा। अंततः सेल्यूकस को काबुल, कंधार, हिरात, बलूचिस्तान और मकरान के क्षेत्र चंद्रगुप्त के हवाले करने पड़े थे। किसे? सेल्यूकस को। और उसके बाद है उसकी एक पुत्री थी जिसका विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ था। 315 ईसा पूर्व सेल्यूकस का दूत जो था वो मेगास्थनीज जिसकी जो बुक है इंडिका बहुत फेमस है वो आया था पाटलिपुत्रा में और उसने अपने अनुभवों को अपने यात्रा वृतांत में लिखा है। कौन सा था वो था इंडिका में। यह रचना अब जो है वो उपलब्ध नहीं है मगर इसके द्वारा मतलब इस पे जो परवर्ती लेखकों ने लिखा था उस पे ये कहा जा सकता है कि इंडिका में इन्होंने पाटलिपुत्र का अच्छा व्याख्यान किया था जो मौर्यकालीन उस वक्त के मौर्यकालीन इतिहास की अच्छी जानकारी देने में सहायक है। इसके बाद है चंद्रगुप्त ने भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित पहली देशव्यापी शासन प्रणाली का भी निर्माण किया। न्याय प्रशासन केंद्रीकृत और यानी केंद्र से ही न्याय को स्थापित किया गया और केंद्रीकृत किया गया। कठोर था उस वक्त का न्याय प्रशासन। करों का बाहुल्य था और आम जनता का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य था, इम्पोर्टेंट था। प्रशासन का केंद्र बिंदु जो था वो सम्राट था यानी सम्राट से ही सब कुछ था। सेना सुसंगठित और शक्तिशाली थी और अर्थव्यवस्था पर राज्य का पूरा नियंत्रण था। यह सभी सूचनाएं मुख्यतः कौटिल्य की रचना जो थी वो क्या थी? अर्थशास्त्र। तो हम लोगों ने देखा मेगास्थनीज जो था उन्होंने लिखा था इंडिका और कौटिल्य ने क्या लिखा था? तो वो लिखा था अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसमें राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के बारे में है और नगर प्रशासन की देख रेख करने वाले 6 समितियों की चर्चा की गई है। इस प्रशासनिक व्यवस्था को उदार और कल्याणकारी रूप में स्वरूप जो है वो अशोक ने दिया था। कल्याणकारी राज का जो ये है कॉन्सेप्ट है ये अशोक ने दिया था। उसने जनहित के उपाय किए और समाज में सह अस्तित्व और सद्भाव को प्रोत्साहन दिया। उसने इस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए धम्म महामत नामक अधिकारी नियुक्त किए। ये अधिकारियों के नाम है और स्वयं धम्म यात्राएं क्योंकि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड था तो धम्म यात्राएं आयोजित इन्होंने करवाई। उसके अभिलेख भी मौर्य प्रशासन के प्रबंध में यानी अशोक का जो लेख है वो मौर्य प्रशासन के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हैं। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी जो थे वो बिंदुसार थे। तो बिंबिसार और बिंदुसार में बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के थे और चंद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी हुए वो बिंदुसार हुए। के समय में मौर्य साम्राज्य का गौरव बना रहा। विदेश संबंध भी विकसित हुए। यूनानी जो दूत है वो आया था, डिमोक्लस आया था। तो फिर उसके बाद है मौर्य साम्राज्य का जो महानतम शासक रहा वो अशोक था। अशोक द ग्रेट भी कहा जाता है, अशोक महान। उसने आरंभ में साम्राज्यवाद की नीति अपनाई थी परंतु कलिंग युद्ध के बाद जो कि
61 ईसा पूर्व हुआ था। काफी नरसंहार और रक्तपात, खून खराबा ने उसे असुर विजय त्याग कर धम्म और विजय की नीति अपनाने की प्रेरणा दी। इस उद्देश्य से उसने विदेश संबंध, इनके माध्यम से उसने शांति, सद्भाव और सह अस्तित्व की भावना का प्रचार किया और कल्याणकारी कार्यों में रुचि ली। उसका उद्देश्य जो था, इन क्षेत्रों की सैनिक विजय ना कर अपना कूटनीतिक प्रभाव बनाए रखना था, जो कि नैतिकता, शांति और मानव सेवा के प्रति उसकी उत्सुकता के प्रदर्शन द्वारा संभव था। अशोक ने बौद्ध धर्म का आलिंगन किया, यानी पालन किया, और उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और प्रश्रय दिया। उसके द्वारा पाटलिपुत्र में कालाशोक के टाइम में दूसरा बौद्ध संगति हुआ था और इसके टाइम में तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से जम्बू द्वीप, भारत उपमहाद्वीप से बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उपाय किए गए। इसी समय बौद्ध धर्म में थेरवाद संप्रदाय, यानी इस संप्रदाय का जो है बौद्ध धर्म में थेरवाद का जो संप्रदाय है वो इसी टाइम से शुरू हुआ था। उसने बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थों की यात्रा की। उसने श्रीलंका, नेपाल, बर्मा और अन्य देशों में बौद्ध धर्म का, यानी यहाँ पे इन्होंने प्रतिनिधि मंडल भेजे ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो। इस क्रम में भारतीय संस्कृति का जो प्रसार विदेशों तक हुआ। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका भेजा था। अशोक ने जन कल्याण की नीति अपनाई। उसने विभिन्न वर्गों को आर्थिक अनुदान देने और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए धम्म महामातों की नियुक्ति, यानी इन अधिकारियों की नियुक्ति इन्होंने की, अन्य सुविधाएं देने के लिए विभिन्न वर्गों के लोगों को। फिर न्याय व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए राजूक नामक अधिकारी, यानी न्याय व्यवस्था को कौन देखता था, तो राजूक नामक अधिकारी बहाल किए थे उन्होंने। पशु वध पर उन्होंने रोक लगाई। धम्म की नीति का प्रतिपादन कर समाज में शांति, सद्भाव तथा सहिष्णुता पर बल दिया और व्यक्ति के जीवन में उच्च नैतिक आदर्शों के विकास को प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार अशोक ने सर्वप्रथम एक कल्याणकारी, यानी अगर पूछे कि कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसने प्रस्तुत किया, तो अशोक द्वारा किया गया, और समस्त प्रजा के बीच सद्भाव और सदाचार को बढ़ावा दिया। शांति, अहिंसा, मैत्रीपूर्ण विदेशी संबंध आदि जैसे सिद्धांतों को अपनी प्रशासनिक नीतियों में अग्रिम स्थान, यानी सबसे आगे स्थान देकर अशोक ने एक महान शासक के रूप में अपनी छवि इतिहास में बनाई। अशोक की आलोचना कुछ इतिहासकार ने इस आधार पर की कि उसकी नीति में मौर्य साम्राज्य के पतन की ओर अग्रसर हुआ। यानी कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि उसकी जो कल्याणकारी राज्य की नीति का जो उद्देश्य था, उससे मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। और इसके अनुसार अशोक की शांति प्रिय नीति से मौर्य साम्राज्य में सैन्य बल तो नष्ट कर ही दिया, जबकि बौद्ध धर्म के प्रति उसके झुकावों ने ब्राह्मण जो हुए उन्हें सबसे ज्यादा रुष्ट कर दिया, और यही दोनों कारण मौर्य साम्राज्य के पतन में सहायक सिद्ध हुए। अशोक के उत्तराधिकारी की भी अयोग्यता थी। साम्राज्य के बृहद क्षेत्र और मतलब ये सब भी इसमें सम्मिलित था। इसको मतलब जो भी मौर्य का जो भी ये हुआ, विनाश हुआ, इसमें ये भी संबंधित थे। तो आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।